नमस्कार, मैं करतार सिंह, अनुदेशक फिटर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिजनौर, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्रदेश के विभिन्न आईटीआईओं में व्यवसाय फिटर के विषय थ्योरी जो आज का प्रसंग है स्क्रू और उसके प्रकार पर हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने टॉपिक लिया था लॉकिंग डिवाइस और आज हम ले रहे हैं स्क्रू और उसके प्रकार। विषय सूची, टेबल ऑफ कंटेंट्स, स्क्रूज के पदार्थ, विभिन्न प्रकार के फास्टनर, स्क्रू के प्रकार, नट और वॉशर, स्क्रूओं के उपयोग, आज की समरी और रेफरेंस के बारे में इस पूरे पीपीटी के अंदर हम आपको बताएंगे। आज का विषय स्क्रू। स्क्रू क्या है? मशीन स्क्रू तब उपयोग किए जाते हैं जब असेंबली में नट उपयोग नहीं किए जा सकते तथा असेंबली के कंपोनेंट्स में स्क्रू को कसने के लिए चूड़ीदार छिद्र होता है। जहां पर नट का इस्तेमाल, बोल्ट का इस्तेमाल नहीं होता, वहां पर हम स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। मशीन स्क्रू सामान्यतः कई प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है हमारा, वो होता है हेक्सागोनल हेड स्क्रू। इसका जो हेड होता है वो हेक्सा गन के आकार का होता है। इस प्रकार के स्क्रू का उपयोग तब किया जाता है जब स्क्रू के शीर्ष यानी कि हेड का उभार असेंबली में रुकावट उत्पन्न ना करे। जहां हमें लगे भाई इसका जो हमारे स्क्रू का जो हेड है वो कहीं भी हमारे कार्य में बाधा नहीं पहुंचाएगा तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है हमारा हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। ये स्क्रू स्टील में 1.6 मिलीमीटर से 36 मिलीमीटर तक की रेंज में उपलब्ध रहते हैं, लेकिन विद्युत कार्यों में पीतल के स्क्रू उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार के स्क्रू को तब उपयोग किया जाता है जब सतह के ऊपर स्क्रू शीर्ष के उभार से बचाना हो, क्योंकि इसका जो हेड होता है वो आराम से, आसानी से पार्ट्स के बीच में चला जाता है और कार्य में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती। तो नेक्स्ट हमारा है काउंटर संक हेड स्क्रू। सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले काउंटर संक हेड स्क्रू निम्न होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्लोटेड काउंटर संक हेड स्क्रू। नंबर 2 स्लोटेड रेस्ड काउंटर संक हेड स्क्रू। तो इसमें अंतर क्या है? इन दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है। एक तो हमारा जो होता है उसका हेड होता है काउंटर संक का, वो बिल्कुल प्लेन होता है, और दूसरा जो होता है वो हल्का सा, उसमें हल्की सी यूं हल्का सा गुलाई होती है, आर्च होती है, ताकि वो हम कार्य करते समय हमारे काम में मतलब हमें चुभे ना, बाधा ना उत्पन्न हो। नेक्स्ट है क्रॉस रिसेट काउंटर संक हेड स्क्रू। उसके बाद है हमारा क्रॉस रिसेट रेस्ट काउंटर संक हेड स्क्रू। उसके बाद है हमारा स्क्वायर हेड स्क्रू। स्क्वायर हेड स्क्रू कैसा होता है? इसका जो हेड होता है वो चौरस आकार का होता है। इस प्रकार के स्क्रू का उपयोग वहां किया जाता है जहां असेंबली को अक्सर कभी खोलना हो और कभी बंद करना हो। स्क्वायर हेड स्क्रू को रेंज के उपयोग में अधिक टार्क पर कसा जा सकता है। जो हमारा स्क्वायर हेड है उसको हम मजबूती से उसे कस सकते हैं। ये स्क्रू कलर के साथ भी उपलब्ध होते हैं, जिनके आधार पर एक वॉशर जुड़ा होता है, जिसका उद्देश्य कार्य सतह को खराब होने से बचाना होता है। अगला है हमारा चीज हेड स्क्रू। चीज हेड स्क्रू ये बिल्कुल जो है, इसका जो हेड होता है वो फ्लैट होता है और इसके बीच में स्लॉट कटी होती है। अगला है रेज चीज हेड स्क्रू। इसमें भी जो चीज हेड स्क्रू हमारा हल्का पहले तो फ्लैट होता है, दूसरा हल्का सा उसमें उभार होता है। क्या अंतर है? बस इसका यही अंतर है, वो हमें कार्य में सरलता उत्पन्न करता है। जैसे हम बेंच के ऊपर लगा देते हैं हम उसको, तो वो हम जब बैठते हैं तो उसमें
वो चुभता नहीं है, कपड़े नहीं फाड़ता है। इस प्रकार के स्क्रू खांचेदार हेड या क्रॉस रिसेट में भी उपलब्ध होते हैं। हाई ड्यूटी स्क्रू स्टील, स्टेनलेस स्टील, पीतल के प्लेन, फिनिश, जिंक कोटेड, क्रीम प्लेटेड 10 मिलीमीटर व्यास में होते हैं। ये हमारे स्क्रू जो हम आम मतलब हमारी आम दैनिक दिनचर्या में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ सेट स्क्रू भी होते हैं। सेट स्क्रू का प्रयोग कहाँ करते हैं? सेट स्क्रू दो मशीनी भागों के मध्य की आपेक्षिक गति, जैसे कॉलर पुली, शाफ्ट पर लगे गियर को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनको स्क्रू ड्राइवर या स्पैनर से ऑपरेट किया जा सकता है। ये विभिन्न मापों में मिलते हैं, जैसे कि M1, M12 तक उपलब्ध होते हैं। हमारा जो सेट स्क्रू होता है वो कई प्रकार के होते हैं। वो भी पहला होता है स्क्वायर सेट स्क्रू। तो स्क्वायर सेट स्क्रू के उपयोग असेंबली में अक्सर सेटिंग, डिसेंबली की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, जिसमें स्क्वायर हेड कार्य सतह से निकला हुआ हेड होता है। दूसरा है हमारा हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू। हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू इस प्रकार के स्क्रू हेडलेस, बिना सिर वाले होते हैं। इस प्रकार के स्क्रू हेडलेस सॉकेट स्क्रू होते हैं। इसमें हेड नहीं होता और आसानी से कार्य के अंदर बैठ जाते हैं और कार्य को मजबूती से पकड़ लेते हैं। हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्क्रू विभिन्न कार्यों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न पॉइंटों के साथ उपलब्ध होते हैं। इसके कई सारे पॉइंट होते हैं। कोई पॉइंट उसका ओवल होता है, कोई उसका नोकदार होता है, कोई इसका फ्लैट होता है। ठीक है, इसके विभिन्न कोई शंकुआकार का होता है, विभिन्न पॉइंटों मिलते हैं। ये पॉइंट या तो धातु में फंस जाते हैं या फिर कार्य सतह को खराब किए बिना कस दिए जाते हैं। ये पुली, कॉलर इत्यादि को शाफ्ट के साथ बंधक बनाने में उपयोगी होता है। इनका उपयोग सीमित स्थान पर उच्च सामर्थ्य के लिए किया जाता है। ये थे हमारे सेट स्क्रू। सेट स्क्रू और इसके साथ हमारे क्या होते हैं? ग्रिप स्क्रू भी होते हैं, जो और भी छोटे होते हैं। ग्रिप स्क्रू को बिना हेड का बनाया जाता है। ग्रिप स्क्रू का उपयोग हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्क्रू के समान ही होता है, लेकिन ये हल्की लोडिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो हमारे ग्रिप स्क्रू होते हैं वो और भी हल्के कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो ये हमारे सेट स्क्रू थे और उससे पहले हमारे स्क्रूज थे। तो ये ग्रिप स्क्रू विभिन्न प्रकार के पॉइंट, ये भी विभिन्न प्रकार के पॉइंट के साथ होते हैं। कोई फ्लैट होता है, कोई ओवल होता है, कोई नोकदार होता है, ठीक, कोई कप पॉइंट होता है, कोई टेपर्ड डक पॉइंट होता है, कोई कोनिकल होता है। ये सब हमारे इसके पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली टेबल है, ये मैंने आपको आज स्क्रू के बारे में बताया। स्क्रू के बारे में हमारे नेक्स्ट स्लाइड है स्क्रू के पदार्थ। हाँ, ये तो स्क्रू हमने आपको स्क्रू के बारे में बताया। अब हम बता रहे हैं आपको स्क्रू के पदार्थ के बारे में। स्क्रू प्राय लो या एलो दोनों ही धातुओं के बनाए जाते हैं। प्राय स्क्रू माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, परंतु कार्य के अनुसार कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, पीतल, एल्युमिनियम धातुओं के भी बनाए जाते हैं। माइल्ड स्टील के शंक्वाकार स्क्रू जो लकड़ी के कामों में प्रयोग किए जाते हैं वो वुडन स्क्रू कहलाते हैं। उसी प्रकार कार्बन स्टील के चीज हेड स्क्रू स्टील स्क्रू के नाम से भी जाने जाते हैं। स्क्रू उष्मा उपचार के द्वारा केस हार्ड किए जाते हैं। जो हम स्क्रू जब इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत नरम होते हैं। उनको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए हम उसमें क्रिया अपनाते हैं जिसका नाम है केस हार्ड। इस केस हार्ड क्रिया में क्या होता है, हम उसकी जो ऊपरी सतह होती है, हमारे स्क्रूज की जो ऊपरी सतह होती है, उसमें एक विधि के द्वारा कार्बन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे वो सख्त हो जाता है। सख्त होने से क्या होगा, वो अच्छे से कार्य के अंदर चला जाएगा और मुड़ेगा नहीं और मजबूती से कार्य करेगा। उसकी चूड़ियां जो है थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी। अगली स्लाइड है विभिन्न प्रकार के बंधक। बंधक के बारे में आपको
मैं बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी हम इसको अलग अलग एक अलग टॉपिक लेंगे, उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। आज स्क्रू के बारे में मुझे ज्यादा बताना था आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टनर। हमारे विभिन्न प्रकार के जो फास्टनर है, पहला है हमारा टेम्परेरी फास्टनर। टेम्परेरी फास्टनर के अंदर क्या आता है, हमारे नट बोल्ट आते हैं। नट को और बोल्ट को जब मर्जी आप खोल सकते हो, जब मर्जी बंद कर सकते हो। इससे जिस भी कार्य को हम टाइट करेंगे ना तो वो खराब होगा, ठीक, उसकी लाइफ यथावत बनी रहेगी। बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने पर अगर जो आवश्यकता पड़ी तो हमारे नट और बोल्ट को आवश्यकता चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचेगी। ई काटर, ये भी हम इसको भी आसानी से खोल निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। पिन, स्क्रू, स्टड इत्यादि, ये हमारे क्या है, अस्थायी फास्टनर है, जो हमारे कार्य को लंबी आयु प्रदान करते हैं। दूसरा है अस्थायी फास्टनर, अस्थायी बंधक, जैसे कि शोल्डरिंग तथा रिवटिंग करके पार्ट्स को जोड़ना। शोल्डरिंग क्या होती है, जैसे हम रेडियो में कोई तार टाका लगवाना होता है, या कोई हमारे आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के घरों में हम सामान इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है सब के सब, तो जब हमारा कोई तार टूट जाता है तो हम उसमें एक शोल्डर वो होता है हमारा शोल्डरिंग आयरन, उसमें एक शोल्डर लगाते हैं, तार लगाते हैं और उसके ऊपर टांका लगा देते हैं। यदि हमको शोल्डर को हटाना हो तो हमारे उस जो पार्ट्स पर हल्का फुल्का स्क्रैच आ जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो पार्ट्स है थोड़ा सा उससे इफेक्टेड होता है। दूसरा हमारा रिवेट्स है। यदि हम रिवेट को काटेंगे तो हमारे पार्ट्स को कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा। जब हम रिवेट्स को काटेंगे तो टूल्स के द्वारा, तो हमारे पार्ट्स पे कुछ कुछ पार्ट हमारा डैमेज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा ये है अर्धस्थायी बंधक। लेकिन तीसरा जो हमारा है वो है स्थायी बंधक, परमानेंट फास्टनिंग, जैसे कि ब्रेजिंग तथा वेल्डिंग करके पार्ट्स को जोड़ना। जैसे हमने ये चित्र में दिखा रखा है, वेल्डिंग करके हमने इसमें दो फ्लैट लिए हैं और उनको टी आकार में 90 वर्टिकल टाइम आकार में इसको जोड़ रखा है और ये वेल्डिंग मार रखी है इसके ऊपर। यदि हम इसको तोड़ेंगे, इसको अलग करने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से अलग नहीं होगा। तो क्या होगा, हमारा पार्ट्स ये टूट ही जाएगा, बिल्कुल अलग नहीं हो पाएगा। तो इस करके जो हमारा परमानेंट फास्टनिंग है, इसमें हमारे पार्ट्स बिल्कुल कंप्लीटली खराब हो जाता है और वो बिल्कुल स्क्रैप ही बन जाता है। इसमें मैंने आपको चित्र में दिखा रखा है। इसमें एक तो हमने दिखा रखा है ये स्क्रू, शोल्डर हेड स्क्रू, और एक है हमने स्क्रू, और इसमें हमने रिवर्स दिखा रखी हैं बहुत सारी। जैसे हमारे ब्रिज बनते हैं रेलवे के ब्रिजों में जो हमारी रिवर्स लगी होती हैं और ये बहुत मजबूत जोड़ लगाती हैं, लेकिन अब जब इसको खोलते हैं तो हमारा जो पार्ट्स है वो खराब हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के बंधक हैं जिनके बारे में आपको मैंने थोड़ा थोड़ा बताया। अगली स्लाइड में हम चलते हैं। स्क्रू के प्रकार देखो, स्वयं टेपिंग करने वाला स्क्रू, टाइप्स ऑफ स्क्रू। स्वयं टेपिंग करने वाला स्क्रू टैपिंग की लागत को खत्म करने के लिए बनाया जाता है। इसमें हमें जिस भी पार्ट्स के अंदर इसको लगाना होता है उसमें हमें चूड़ी काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या कह रहा है, ये टैपिंग की लागत को खत्म करने के लिए बनाया जाता है। तो ये अपने आप ही टैप उसके अंदर चूड़ी काट लेता है, क्योंकि ये थोड़ा शार्प होता है। जहां हल्के कार्यों की असेंबली में बहुत पतले सेक्शन के मेटल की सीट उपयोग की जाती है, वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है और ये अपने आप ही उसके अंदर अपना स्थान बना लेते हैं, ना ये लूज होते हैं और मजबूती से अपने स्थान उसको कार्य को पकड़ लेते हैं। इन स्क्रू के उपयोग से बने हुए जोड़ों में कंपन नहीं होती, क्योंकि ये सेल्फ थ्रेडिंग करते हैं तो इनमें कंपन उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये लूज नहीं होते तथा इन्हें कई बार जोड़ा व खुला जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा घरों में हमारे जो बिजली के स्विच होते हैं, जो बिजली के हमारे आजकल वो लगे बॉक्स लगे होते हैं, हम उनको बार बार पेचकस के द्वारा खोलते हैं और बार बार बंद कर देते हैं। उन सब के अंदर क्या लगे होते हैं, स्क्रू लगे होते हैं। तो स्क्रू क्या करते हैं, वो अपने आप इसके अंदर चूड़ी काट लेते हैं और अपने आप ही हम उसको जब जरूरत पड़ने पर उसको खोल लेते हैं और दोबारा से उस पर लगा देते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है थ्रेड फार्मिंग स्क्रू, दूसरा होता है थ्रेड कटिंग स्क्रू और तीसरा हमारा सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू। फार्मिंग मतलब जिस भी आकार का है वो, जिस भी आकार का है उसी आकार की इसमें अपना चूड़ी अपने आप ही काट लेता है। तो ये हमारे सेल्फ जो टिपिंग स्क्रू है,
सेल्फ टेपिंग स्क्रू का उपयोग असेंबली में बहुत पतले सेक्शन के लिए टी शीट पर किया जाता है, जिनसे बने हुए जोड़ कंपन रोधी होते हैं। इन जोड़ों को कई बार असेंबल व डिसमेंटल किया जाता है। ये 3 प्रकार के मैंने बताया आपको, सर पहला बता रहा हूं मैं आपको, थ्रेड फॉर्मिंग सेल्फ टेपिंग स्क्रू। यह स्क्रू कसे जाने वाले धातु खंड की धातु को हटाकर मैचिंग थ्रेड बनाता है, अतः यह मृदु तथा पतले धातु खंड में उपयोगी है। तो क्या करता है ये, जब ये अपने आप जब धातु हटाता है तो बहुत अच्छी चूड़ी बनाता है। अगर जो हमारी पतली शीट होंगी और जो हमारी नरम धातु होंगी, वहां पर ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छे से कार्य करता है। आम दिनचर्या में, लकड़ी के कार्यों में, शीट में, प्लास्टिक इत्यादि में, ये रबड़ इत्यादि में अच्छा काम करता है। दूसरा है थ्रेड कटिंग सेल्फ टेपिंग स्क्रू। यह स्क्रू मैचिंग थ्रेड को होल में उसी प्रकार से काटता है जैसे थ्रेड कटिंग टैप इन स्क्रू में काटने के एक्शन के लिए थ्रेड के आकार में प्रोजेक्ट होते हैं। ये पतले जाब में कठोर एवं मृदु धातुओं की सेल्फ टेपिंग के लिए उपयोगी है। इसमें क्या होता है, जो उनसे हमारे ये थ्रेड कटिंग सेल्फ टेपिंग स्क्रू है, जैसे हमारा टेप होता है, टेप के अंदर वो बीच में वो बने होते हैं स्लो, क्या बोलते हैं उसको, अंदर खांचे बने होते हैं। जैसा हमारा ड्रिल होता है, ड्रिल में खाली स्थान होता है, उसी प्रकार से हमारे टेप के अंदर भी एक खाली स्थान होता है। तो वो उसमें उससे क्या जो खाली जगह होती है, उससे क्या बनते हैं, उसके कटिंग एजेस बनते हैं। कटिंग एज बनती है और कटिंग एज बनने से वो आसानी से बिल्कुल कार्य करता है और मजबूती से कार्य को, जितना शार्प एज होंगे उतना ही आसानी से हमारा जो है ना स्क्रू आसानी से उसके अंदर चला जाएगा और मजबूती से उस कार्य को पकड़ लेगा। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू। सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू ये क्या काम करता है, इन स्क्रूओं में विशेष पियर्सिंग पॉइंट तथा 2 मुखी चूड़ी कटी होती है। ये स्क्रू विशेष गन के साथ उपयोग किए जाते हैं। जैसे आजकल अपन देखोगे हमारे घरों में फाइबर की शीट लगी होती हैं, तो ऑलरेडी हम क्या करते हैं, मशीन के अंदर सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू लगाते हैं और मशीन को ऑन कर देते हैं, तुरंत जाके उसमें ट्र देने करके और उसमें लोहे के बीच में सुला करके और उसको आसानी से मजबूती से पकड़ लेता है। तो ये सेल्फ पियर्सिंग अपने आप ही उसमें जा करके और स्पीडली, ठीक है, डबल स्पीड जाके आसानी से उसको पकड़ लेते हैं। सेल्फ टेपिंग स्क्रू विभिन्न हेड के आकार में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इसका राउंड हेड होता है, इसका पेन हेड होता है, इसका काउंटर सैंक फ्लैट हेड होता है, इसका काउंटर सैंक ओवल हेड होता है। तो ये जो हमारे स्क्रू हैं ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। और तो अगली हमारी स्लाइड है वो है स्क्रू के प्रकार। बनावट तथा उपयोग को ध्यान में रखते हुए स्क्रू के निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 हमारा है कैप स्क्रू। इनमें बोल्ट के समान हेड होता है। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। इसमें जो हमारा जो बोल्ट होता है उसमें जो हेड होता है ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर भी एक हेड होता है। दूसरा है सेट स्क्रू। किसी पार्ट्स को उसकी कैविटी में एक निश्चित स्थान पर पकड़ने के काम आता है। तीसरा है कॉलर स्क्रू। इसमें हेड के नीचे एक वाशरनुमा कॉलर हेड फोल्ड करते समय ही बना दिया जाता है। तीसरा है शोल्डर स्क्रू। इसमें एक और हेड तथा दूसरी ओर चूड़ियां होती हैं तथा बीच का भाग प्लेन होता है। इसमें जो हमारा कैप स्क्रू है उसमें बोल्ट, जैसे बोल्ट में हेड होता है उसमें उसी प्रकार से इसमें हेड होता है। जो हमारा सेट स्क्रू होता है
मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया सेट स्क्रू होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के उसके कटिंग नीचे वाले पॉइंट्स होते हैं और उसमें जो हमारा बोल्ट है इस पार्ट्स में उसमें हल्का सा कट लगा देते हैं और वो हमारा सेट स्क्रू आसानी से अंदर जाकर बैठ जाता है और कार्य को मजबूती से पकड़ लेता है। कॉलर स्क्रू है, इसमें जब हम इसको कॉलर स्क्रू को कास्ट करते हैं, जब इसको फोर्ज करते हैं, फोर्जिंग के द्वारा बनाते हैं इसको मशीन में, तो फोर्ज करके ही फोर्जिंग करते समय ही मशीन के अंदर ही डाई के अंदर ही इसको हम एक क्या बना देते हैं, कॉलर बना देते हैं। कॉलर जो वॉशर काम करती है और समान रूप से चारों तरफ कार्य पर दबाव डालती है और उसको मजबूती से पकड़ लेती है। शोल्डर स्क्रू, इसमें एक और हेड और दूसरी तो चूड़ियां होती है, बीच में कुछ भाग प्लेन होता है। प्लेन भाग का मतलब इस प्लेन भाग के ऊपर हम कोई भी पार्ट्स को फ्री मूवमेंट दे सकते हैं। इसमें ये ब्लू के अंदर मैंने आपको शोल्डर स्क्रू दिखाया है और बाकी आपको विभिन्न प्रकार के स्क्रू दिखाए हैं और उनका वो चित्र में दिखाया है कौन सा उनका राउंड हेड कौन सा है, उनका पेन हेड कौन सा है, उनका ओवल हेड कौन सा है, उनका हेक्सागोनल कौन सा है, ठीक है, काउंटर संक, काउंटर रेस्ट, ओवल, काउंटर संक, फ्लैट हेड कौन सा है, सब चित्र में मैंने इसको आपको दिखाए हैं, ध्यान से इनको देखना। नेक्स्ट स्लाइड है नट और वॉशर। नट और वॉशर यह चूड़ीदार छेद वाला धातु का एक टुकड़ा होता है जिसे बोल्ट या स्टड पर कसा जाता है। नट आप लोगों ने घरों में खूब देखे होंगे। पहले पुराने समय में हमारे स्क्वायर नट आया करते, उसके बाद अब आजकल तो हम आधुनिक युग में आ गए तो हम हेक्सागोनल नट का ज्यादा प्रयोग करते हैं। यह 6 पहल का बना होता है और इसका जो ऊपर का हेड होता है, ऊपर का भाग जो होता है उसे हम चैम्फर कर देते हैं ताकि कसते समय हमारे हाथ में उसके कोने एजेस चुभे ना। इसी प्रकार हम स्क्वायर नट को भी चैम्फर कर देते हैं ताकि वो चुभे ना। अब दूसरे भाग को हम चैम्फर नहीं करते, वो हमारे कार्य को मजबूती से उसके ऊपर कार्य पर दबाव देता है। उसके बाद है हमारा सेल्फ लॉकिंग नट या इनसाइमर नट जो अपने आप ही उसमें लॉक कर देता है। उसके ऊपर एक वो उसकी फाइबर लगी होती है तो वो उसके अंदर चूड़ी काट लेता है। नट के ऊपर फाइबर लगी होती है, सेल्फ लॉकिंग, वो अपने आप ही उसको लॉक कर लेता है। एक टी नट होता है, वो टी आकार का होता है, जहाँ पे कोई गहराई में हमारा कोई हमें टाइट करना होता है नट, तो वहाँ पे हम टी नट का प्रयोग करते हैं। स्लॉटेड नट, जब हमें किसी चीज को मतलब लॉक करना हो, जैसे हमने लॉकिंग डिवाइस पढ़ाया था, किसी चीज को लॉक करना हो तो इसमें स्लॉट कटी होती है, उसमें इसकी सीध में नट के बोल्ट के बीचों बीच सुराख करके और इसमें हम पिन डाल देते हैं। दूसरा विंग नट, जैसा कि हमारा हेक्सा फ्रेम है, जब हम किस धातु को काटते हैं तो वहां पे हमें हेक्सा ब्लेड को बार बार बदलना होता है, तो जब भी हमारे दांतें खराब हो जाएंगे हमें हेक्सा ब्लेड को बार बार खोलना और बंद करना पड़ेगा, तो वहां पे हम विंग नट या फ्लाई नट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नर्ल नट का प्रयोग हम वर्नियर कैलिपर के अंदर करते हैं। वर्नियर कैलिपर का जो हमारा जब हम उसका साइज लेते हैं तो हमें उसको साइज को लॉक करना पड़ता है। लॉक करने के लिए हम उसके ऊपर 2 नट नट लगे होते हैं, थंब नट भी हम उसको कह सकते हैं। नट नट हम थंब के द्वारा हम उसको खोल के उसको साइज को लॉक करके हम कैलिपर का साइज ले सकते हैं। और उसको हम उसमें एक्यूट एंगल अटैचमेंट थोड़ी लगी होती है, उसके द्वारा उसमें भी एक लगा होता है नट नट, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं साइज को सेट करने के लिए। कैप नट, जहां हमें चूड़ी को जंग से बचाना हो, वो चूड़ी के नट बोल्ट के बाहरले भाग को चूड़ी से जंग से बचाना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कैप नट लगा देते हैं। कैप नट क्या होता है, उसमें बाहरी जो आवरण होता है हमारा, जैसे रेता, डस्ट, नमी, वो उसको नहीं पकड़ता और हमारे उस पे बोल्ट के ऊपर डस्ट नहीं लगता, तो उसके ऊपर कैप लग जाता है आसानी से, वो उसको रेस्ट से बचाता है। नेक्स्ट है फ्लैंसदार नट। फ्लैंसदार नट, इसमें जब इसको फोर्स करते हैं नट को तो इसमें नीचे ऑटोमेटिक कॉलर बन जाती है और वह इसमें वॉशर की आवश्यकता नहीं पड़ती, आराम से जब इसको लगाएंगे तो यह कार्य पर समान रूप से ज्यादा दबाव डालेगा और उसको मजबूती से पकड़ लेगा। दूसरा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा राउंड नट। राउंड नट, जैसा कि नाम से इसका पता लग रहा है, ये बिल्कुल गोलाकार आकार का होता है और इसके बीच में चूड़ी पटी होती है, ये है हमारा राउंड नट। नेक्स्ट स्लाइड है नट और वॉशर। वॉशर, जब नट और बोल्ट
से दो भागों को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है तो नट को कसते समय पार्ट की सतह को खराब होने से बचाने एवं जोड़े जाने वाले पार्ट्स पर एक समान दबाव क्षेत्र के लिए वाशर का प्रयोग किया जाता है। वाशर निम्न प्रकार की होती हैं: प्लेन वाशर, स्प्रिंग वाशर, लॉकिंग वाशर। अभी मैंने पिछले बार में आपको बताया वाशर क्या करती है। वाशर क्या करती है, जब नट को कसते समय पार्ट की सतह को खराब होने से पहला काम तो क्या करती है, पार्ट की सतह को खराब होने से बचाती है। दूसरा, उस नट बोल्ट के द्वारा जोड़े जाने वाले पार्ट्स पर एक समान दबाव क्षेत्र के लिए वाशर प्रयोग किया जाता है। हम उसके ऊपर एक समान मतलब ज्यादा, जब कुछ नट का एरिया कम होता है तो वाशर उससे बड़ी लगा देते हैं तो वो ज्यादा एरिया के अंदर समान दबाव डालती है और उसको अपना ज्यादा नट का जो बल है वो ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा एरिया को वो मजबूती से दबा देता है और अपने उससे मजबूत पकड़ बनी रहती है। दूसरा है स्प्रिंग वाशर। स्प्रिंग वाशर क्या करती है, स्प्रिंग का काम है मतलब किसी चीज को बाहर की ओर धकाना। जब हम इसके ऊपर इस बोल्ट डाल के जब इसके ऊपर नट टाइट करेंगे तो वाशर क्या करेगी, जब हमारे पार्ट्स के ऊपर इसको बेस मिल जाएगा तो ये अपना जब हम टाइट करेंगे तो ये बाहर की तरफ दबाव लगाओगे और नट के जब हम नट को टाइट करते हैं ले जाएंगे तो ये नट को नीचे की तरफ आने से रोकेगी और ये अपना बल नट की तरफ लगाएगी, नट अपना चूड़ी के द्वारा टाइट करते हुए वो नीचे की तरफ लगाएगा। तो इससे कंपन क्या है, हमारे पार्ट्स के अंदर कंपन नहीं होगी और नट आसानी से खुलेगा भी नहीं। तो स्प्रिंग वाशर का प्रयोग भी ऑटोमोबाइल्स में ज्यादा करते हैं। लॉकिंग वाशर, इसमें विभिन्न कट्स बने होते हैं और इसका प्रयोग जो है ऑटोमोबाइल में किया जाता है और कार्य को अच्छी भली भांति अच्छे से लॉक कर लेती है। ये था हमारा आज का नट और वाशर। अगला है हमारा स्क्रूओं का उपयोग, यूज ऑफ स्क्रू। विभिन्न प्रकार के स्क्रूओं का उपयोग। सामान्य जोड़ने वाले कार्य के लिए मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। जो सामान्य कार्य, छोटे कार्य होते हैं वहां पे इसका मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। दूसरा, कैप स्क्रू का प्रयोग वहां किया जाता है जहां एक मजबूत और सही अधिक जोड़ की आवश्यकता होती है। वहां पे हम क्या करेंगे, कैप स्क्रू का प्रयोग करेंगे। जहां मजबूती से कार्य करना होगा, यूं लगे ऐसा लगता है हमारे को, हाँ भाई यहाँ पे हमारा कुछ मशीन की असेंबली है, इस काम को मजबूती से करना है, थोड़ा सा वहाँ पे हैवी कैप स्क्रू जो होता है थोड़ा सा हैवी होता है, उसका इस्तेमाल हम वहाँ पे कर सकते हैं असेंबली में। सेट स्क्रू का उपयोग पुलियों को शाफ्ट पर फिसलने से रोकने के लिए तथा असेंबली को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए किया जाता है। सेट स्क्रू का प्रयोग क्या करेंगे, जो पुली का जो हमारा हब होता है हम उसमें उसको लगा करके सेट स्क्रू को, और वो सेट स्क्रू पुली और उसको शाफ्ट को बिल्कुल एक बना के रखती है, उसको हिलने नहीं देती, शाफ्ट को पुली के ऊपर फिसलने नहीं देती और उसको पकड़े रखती है। कॉलर स्क्रू का प्रयोग पकड़ मजबूत बनाने के लिए तथा इसमें अलग से वाशर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। कॉलर स्क्रू का प्रयोग मैंने आपको बताया, जब फोर्जिंग करते हैं तो उसके नीचे अपना ऑटोमेटिक ही कॉलर बन जाती है। कॉलर बन जाने से हमको अलग से वाशर की जरूरत नहीं पड़ती और वो कार्य के ऊपर समान रूप से दबाव डालती है और उस कार्य को मजबूती से पकड़ के रखती है। शोल्डर स्क्रू का प्रयोग स्थायी शाफ्ट के रूप में किया जाता है जिस पर रोलर या गियर पिनियन घूम सकती है। मैं पहले भी आपको चित्र दिखा चुका हूँ, मैं आपको बता भी चुका हूँ। शोल्डर जो स्क्रू होता है उसका जो बीच का भाग होता है जो गोलाकार होता है और नीचे उसमें चूड़ियां कटी होती हैं। चूड़ी वाला भाग अपने स्थान में उसको मजबूती से पकड़ता है और जो बीच का भाग हमारा जिसको शोल्डर जिसको बोलते हैं उसके ऊपर हम कोई भी पार्ट्स को फ्री घुमा सकते हैं, उस पर फ्री कोई भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारी स्लाइड। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसकी समरी। आज हमने पढ़ा स्क्रू के बारे में, उसका परिचय जाना, उसकी परिभाषा जानी। उसके बाद हमने स्क्रू के पदार्थ जैसे कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, पीतल है, एल्युमिनियम है, ये आवश्यकता अनुसार हम अलग अलग धातु की बनाते हैं। जहाँ सस्ता काम करना हो वहाँ पे हम स्टेनलेस उसका कार्बन स्टील का, एल्युमिनियम का सेट स्क्रू बना सकते हैं। और जहाँ पे जैसे हमारे मेडिकल लाइन में कोई कार्य करना हो तो हमें वहाँ पे जिसमें रेस्ट ना लगे, रेस्टलेस, ठीक है, उस स्क्रू का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे स्टेनलेस स्टील इत्यादि। स्क्रूज के प्रकार स्वयं टेपिंग वाले तथा उपयोग के आधार पर कैप स्क्रू,
सेट स्क्रू। आज हमने स्क्रू के प्रकार, स्वयं टेपिंग वाले तथा उपयोग के आधार पर जो हमारे स्क्रूज हैं उसके बारे में जाना, नट और वाशर के बारे में जाना, हेक्सागोनल नट के बारे में जाना, स्क्वायर नट के बारे में जाना, लॉकिंग वाशर, स्प्रिंग वाशर, इनके बारे में जाना। इन विभिन्न प्रकार के जो हमारे स्क्रूज हैं उसका प्रयोग के बारे में आज हमने जाना। जो भी हमने आज जाना उसके लिए जिस हमने रेफरेंस का इस्तेमाल किया उसमें हमने फिटर थ्योरी करण सिंह यादव की किताब ली, धनपत राय पब्लिकेशंस के नोट्स हमने इसमें देखे, और हमारा जो हमारी मेन वेबसाइट है निमी लर्निंग ऑनलाइन, इसको रीड करके सभी से रेफरेंस लेकर के हमने इस टॉपिक को बनाया है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम की हमको प्रेरणा दी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। साथ ही प्रेरणा दी हमें कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। हमारा मार्गदर्शन किया श्रीमती एस राधा चौहान, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। श्री कुणाल सिल्कू जी, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश। श्री हरिकेश चौरसिया जी, विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। अधिशासी निदेशक राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश। इन सब के मार्गदर्शन में हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और हम यथावत इस कार्यक्रम को बनाते रहेंगे। आगे आपके यूज के लिए विभिन्न वीडियो हम बनाते रहेंगे। धन्यवाद।